अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो यूनिट नंबर 14 है आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आप लोगों को मैं कंप्लीट कवर करवाऊंगा। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद इसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को इसके अंदर से अभी तक जितने भी पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे भी सॉल्व करवाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को कंप्लीट कवर करवाया जाएगा और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस मेरे लेक्चर्स नहीं देखे, मैं जो एमडी कैट लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस सारे चैप्टर्स कवर करवा चुका हूं, वो मैं प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसको भी आप लोगों ने लाजमी तौर पर देखना है। और इसके साथ डियर स्टूडेंट बायो का भी हम तकरीबन 80% सिलेबस कवर कर चुके हैं, वो भी प्लेलिस्ट में बायो की भी एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसको भी आप लोगों ने कवर करना है। जैसे ही आप लोगों का ये फिजिक्स का और बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी और साथ आप लोगों को पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की सीरीज फिर आप लोगों से स्टार्ट कर दी जाएगी जिसमें मैक्सिमम आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के हम टेस्ट सॉल्व करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं फोटोन के हवाले से कि ये क्या होता है। फोटोन डियर स्टूडेंट डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट होता है हमारे पास और ये इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। चार्ज लेस होता है, फोटोन के ऊपर कोई भी चार्ज डियर स्टूडेंट्स नहीं होता। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो रेस्ट मैस होता है उसको एम नॉट से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास जीरो होता है फोटोन का। डियर स्टूडेंट, जो फोटोन होता है वो ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब कि इसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जो रिलेटिव मैस होता है फोटोन का वो अनडिफाइन होता है। ये एक फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, एम इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 - v² ओवर c²। अब जो फोटोन होता है क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, तो इसलिए जब हम v की जगह पे फोटोन की स्पीड c लिखेंगे तो c² से कट जाएगा। 1 - 1 ये नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, तो ये हमारे पास जो एम मैस है, जो रिलेटिव मैस है, इसका आंसर अनडिफाइन आएगा। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो मैस हमारे पास अनडिफाइन आ जाएगा और एम नॉट रेस्ट मैस हमें पता है फोटोन का जीरो होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को प्लांक्स अजम्पशन बताता हूं तो एनर्जी जो है ये हमेशा इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है इन टर्म्स ऑफ फोटोन। ये हमें बताया था, प्लांक साइंटिस्ट था, उसने हमें बताया था कि एनर्जी की जो इमिशन होगी या जो एब्जॉर्प्शन होगी वो हमारे पास फोटोन की फॉर्म में होगी। और फोटोन में भी आपको बता चुका हूं कि डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, जो फोटोन की एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली का साइन रिमूव करेंगे तो प्लांक्स कांस्टेंट हमारे पास एच आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हो बीम के अंदर से या लाइट के अंदर से तो उसके लिए इस इक्वेशन में आप लोगों ने यहाँ पे एन भी लगा देना, ई इक्वल टू एन एच एफ। तो ये हमारे पास जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ फोटोन्स को रिप्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट, जो फ्रीक्वेंसी होती है ये स्पीड ओवर वेवलेंथ होती है, तो फ्रीक्वेंसी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ सी ओवर लैम्डा से। यहाँ पे स्पीच सी जो है डियर स्टूडेंट ये फोटोन की स्पीड है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। और प्लांक्स कांस्टेंट की डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने वैल्यूज याद रखनी है, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, प्लांक्स कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वही एंगुलर मोमेंटम का होता है। प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन भी सेम होती है। तो फोटोन की एनर्जी के लिए एच एफ भी हम यूज करते हैं और एन एच एफ भी यूज करते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन। अगर कहीं पे आप लोगों को नंबर ऑफ फोटोन्स डियर स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे तो आप लोगों ने इसकी इस तरह से ये वाली वैल्यू, ये वाला फार्मूला याद रखना है, ई इक्वल टू एन एच एफ। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी एफ लैम्डा की इक्वल होता है और यहाँ से एफ आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे ई इक्वल टू एच एफ, एफ की जगह पे मैं सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकता हूँ। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमें पता है एनर्जी हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ एम सी इंटू सी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो एम सी है ये मोमेंटम है, तो यहाँ से हमारे पास फोटोन के मोमेंटम की टर्म्स में एनर्जी की इक्वेशन बन जाएगी ई इक्वल टू पी सी। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं मोमेंटम निकालना चाहूँ फोटोन का तो वो ई बाई सी बन जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ से आप लोग वेव लेंथ निकालना चाहे फोटोन की वेव लेंथ तो ये ई इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा था, लैम्डा उधर ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई
डिवाइड हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन ई। तो ये सारे फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए कि फोटोन की एनर्जी का क्या फार्मूला है, NHF। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह एफ को सी बाई लैम्डा से रिप्लेस कर दें तो ई इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा ये बनेगा। मोमेंटम की फॉर्म में ई इक्वल टू पी सी। डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा अगर निकालना हो तो एच सी ओवर ई। तो इसमें से क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा बेसिकली जो फोटोन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती हैं उन तमाम के लिए ये वाले फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फोटोन है लाइट के केस में, तो उन तमाम के लिए आप लोगों ने ये फार्मूलाज याद रखने हैं। अच्छा, अब जैसे ये देखें, आपसे इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इफ एनर्जी ऑफ रेडियो वेव इज 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, उसने आप लोगों को एनर्जी बता दी है, ठीक हो गया। तो फार्मूला अब हमें पता है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की टर्म में हमारे पास ई इक्वल टू एच एफ, ये फोटोन की एनर्जी का फार्मूला है। इसमें जी वैल्यूज प्लग इन करते हैं, फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर लें, ई अपॉन एच। अब ई उसने दी हुई थी 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको हम जाउल में करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 की पावर -19 जाउल होते हैं। तो 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैंने जाउल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाने के लिए अपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है 1.6 10 की पावर -19 से। मेरे बेटे एच की वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34। डियर स्टूडेंट्स, ये 1.6 को आप 6.63 से कैसे डिवाइड करेंगे? 1.6 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये ऑलमोस्ट 6.6 बन जाता है। तो इसलिए मैं 1.6 को 6.63 से जब डिवाइड करूंगा डियर स्टूडेंट तो नीचे 4 आ जाएगा। अब 1/4 मुझे पता है 0.25 होता है। अब ये 10 की पावर -10 है, ये 10 की पावर -19 है, तो ऊपर नोमिनेटर में बन जाएगा 10 की पावर -29। ये नीचे वाला 10 की पावर -34 उस -29 में जाके प्लस होगा, तो -29 प्लस 34 का आंसर आएगा 10 की पावर 5। ये 0.25 10 की पावर 5 है। साइंटिफिक नोटेशन में करूं, पॉइंट एक डिजिट पीछे लेकर जाऊंगा तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। 2.5 10 की पावर 4, यानी 1.6 को 6.63 से आप लोगों ने कैसे कट करना है? 1.64 टाइम 6.6 होता है, बस इधर तक आपने करना, और 1/4 आगे 0.25। तो इस तरह आप लोगों ने कैलकुलेटर के बगैर डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज इनको किया करना है। आई होप अब आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वेवलेंथ। वेवलेंथ आप लोगों ने फाइंड करनी है गैमा रेस की। मैंने आपको कहा था ना, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फोटोन है उनके लिए वो प्रीवियस स्लाइड्स वाले फार्मूलाज लगेंगे, वही आपने अब याद रखने हैं। अब इसमें जैसे आप देखें, उसने एनर्जी बता दी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो मैंने एनर्जी और वेवलेंथ की फॉर्म में भी आपको फार्मूला याद करवाया था कि वेवलेंथ निकालने का फार्मूला है एच सी अपॉन एनर्जी। अब एच की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 और सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। एनर्जी उसने दी हुई थी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो ये 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसको जाउल में कन्वर्ट करके इस फार्मूला में लिखना है। अब 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 10 की पावर -19 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगेन देखें, ये 1.6 को 4 टाइम्स होता है 6.6, ठीक है। 1.6 4 टाइम्स 6.6, तो ऊपर 4 आ गया, 4 3 आर 12। अब आप लोग 10 की पावर्स को सॉल्व करें। ये 10 की पावर -34 और ये 10 की पावर 8, तो ऊपर बचेगा 10 की पावर -26। नीचे अगर आप देखें तो ये 10 की पावर 6 है और ये 10 की पावर -19 है, तो इनका आंसर आएगा 10 की पावर -13। वो ऊपर जाके जब ऐड होगा डियर स्टूडेंट -26 प्लस 10 की पावर 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -13। अब अगेन इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, एंड वाला पॉइंट दरमियान में जब लेकर आएंगे तो इधर से 10 की पावर में एक और कमी हो जाएगी, तो 1.2 10 की पावर -12 मीटर इसका आंसर आएगा, और 10 की पावर -12 को हम पीको भी कहते हैं। तो इस तरह से मेरा बेटा कैलकुलेटर के बगैर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 1.64 टाइम 6.6 होता है हमारे पास, बाकी 10 की पावर को बस आपने डील करना है, और इट्स नॉट अ बिग डील, ये इजिली आप कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन में देखें, अब उसने वेवलेंथ बता दी है, एनर्जी पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगेन वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन वही प्रीवियस फार्मूला वाला, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू लिखें, सी की वैल्यू लिखें, और लैम्डा हमें पता है 1.6 10 की पावर -8 है। अगेन 1.6 4 टाइम 6.6 4 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12। तो डियर स्टूडेंट अब 10 की पावर को डील करें, ऊपर 10 की पावर -34 प्लस 10 की पावर 8, ये -26 आएगा, ये -10 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर -16। तो ये डियर स्टूडेंट्स अब जाउल में आंसर आया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। रिमेंबर वन थिंग, जब आप लोगों ने
जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो डिवाइड कर देना है, जो भी जाउल की वैल्यू उसको डिवाइड कर देना 1.6 10 की पावर -19 से। तो ये पॉइंट रिमूव करेंगे, ऊपर 12 के साथ जीरो आ जाएगा, 120 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और ये 10 की पावर -19 ऊपर 10 की पावर -16 में प्लस जाके होगा तो 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखें मेरे बेटा, जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड करें। और हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 1.6 10 की पावर -19 से, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। तो आई होप अब आप लोगों को ना काफी समझ आ रही है कि वो प्रीवियस स्लाइड्स वाले फार्मूलाज कैसे अप्लाई करने। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें अब हमें वो कहता है कि इफ बीम ऑफ रेड लाइट एंड बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव सेम एनर्जी, अगर रेड लाइट और ब्लू लाइट की सेम एनर्जी है देन विच वन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन्स, तो ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन्स किस में होंगे। डियर स्टूडेंट, कंडीशन आपके पास ये है कि रेड लाइट की एनर्जी और ब्लू लाइट की एनर्जी हमारे पास सेम है। अब हमें पता है कि वो नंबर ऑफ फोटोन्स की बात कर रहा है, तो मैंने आपको ई का फार्मूला बताया था, एनर्जी नंबर ऑफ फोटोन्स की फॉर्म में NHF से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने, और दूसरा आप लोगों ने बेटा ये भी एक याद रखना, विब गियर ये वाला वर्ड। अब आप लोग अगर राइट साइड पे जाते हैं ना, वी से मुराद वायलेट, इंडिगो ब्लू, जी से मुराद ग्रीन, वाई से मुराद येलो, ओ से मुराद ऑरेंज और आर से मुराद रेड। जब डियर स्टूडेंट्स आप लोग राइट साइड पे जाते हैं ना तो इधर को वेव लेंथ बढ़ता है, मतलब सबसे ज्यादा वेव लेंथ रेड का है। अब वेव लेंथ का और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है, अगर सबसे ज्यादा वेव लेंथ रेड कलर की है तो इसका मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड कलर की है, ठीक हो गया। तो इधर को वेव लेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, ये याद रखें। तो बहरहाल ये एनर्जी, अब दोनों, ये दो तरह की हमारे पास लाइट, एक रेड लाइट और एक ब्लू लाइट, और दोनों की एनर्जी सेम है। नंबर ऑफ फोटोन्स वो पूछ रहा है किसमें ज्यादा होंगे, तो मैं इस एनर्जी के रिलेशन को रिप्लेस कर देता हूँ ये वाला नंबर ऑफ फोटोन्स की फॉर्म में, एनर्जी इक्वल होती है NHF के। तो मेरा बेटा अब मैं रेड लाइट की जगह पे क्या लिखूंगा, इसकी एनर्जी की जगह पे NHF, और ब्लू लाइट वाली एनर्जी को भी रिप्लेस कर दूंगा NHF। मगर अब आप देखें कि मैंने RR क्यों लिखा है, क्योंकि ये रेड लाइट की एनर्जी थी तो इसके नंबर ऑफ फोटोन्स NR और इसकी फ्रीक्वेंसी FR। अब H तो कांस्टेंट होता है ना, उसके साथ R या B नहीं लिखना। इसी तरह ब्लू लाइट में भी हमने NBHFB किया, NB से मुराद नंबर ऑफ फोटोन्स इन ब्लू लाइट, FB से मुराद फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट। H तो दोनों तरफ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा बेटा ये दो चीजों की प्रोडक्ट इक्वल आ रही है। जो दो चीजों की प्रोडक्ट कब इक्वल होती है, अब फॉर एग्जांपल इनमें से अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, तभी इनकी प्रोडक्ट सेम रहेगी। अब जो नंबर ऑफ फोटोन्स रेड लाइट में और उसकी फ्रीक्वेंसी जो रेड लाइट है, इसकी जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट है जो नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे पास ब्लू लाइट में और जो फ्रीक्वेंसी ब्लू लाइट की है, इसके नंबर ऑफ फोटोन्स और फ्रीक्वेंसी की प्रोडक्ट इन दोनों लाइट्स की आपस में इक्वल है। इसका मतलब अगर एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसके नंबर ऑफ फोटोन्स कम हो जाएंगे, तभी इनकी प्रोडक्ट सेम रहेगी। तो मेरा बेटा अब अगर आप देखो ना, तो वेव गियर जो मैंने आपको बताया था, रेड जो लाइट है इसकी वेवलेंथ क्या होती है ज्यादा, इधर को बढ़ती हुए राइट साइड पे जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कम। तो इसका मतलब रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसकी प्रोडक्ट सेम रखने के लिए इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे ज्यादा। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो जाएंगे ज्यादा। जो दो चीजों की प्रोडक्ट तभी कांस्टेंट रहती है जब उसमें अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो जाए, एक कम हो रही है दूसरी बढ़ रही। अब हमने देखा जो रेड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, क्यों कम है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटोन्स रेड लाइट में है वो ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ फोटोन्स जो ब्लू लाइट से हैं। क्यों ग्रेटर होंगे, क्योंकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो इनकी नंबर ऑफ फोटोन्स और फ्रीक्वेंसी की प्रोडक्ट तभी सेम रहेगी अगर नंबर ऑफ फोटोन्स रेड लाइट में ज्यादा होंगे ब्लू लाइट से, क्योंकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि किस तरह से उस स्लाइड्स के फार्मूलाज को हमने अप्लाई करना है और क्या उसके अंदर लॉजिक होती है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किस तरह से इंटरैक्शन होता है। हमारे पास तीन तरह के डियर स्टूडेंट्स फिनोमिनाज होते हैं जब भी हमारे पास ये जो रेडिएशन है, जो फोटोन है, जो लाइट है, ये मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है। अगर तो हमारे पास डियर स्टूडेंट जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस है, ठीक है, लो एनर्जी वाली रेडिएशन है, तो फिर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लाइट की मदद से करंट प्रोड्यूस करना। मेरा बेटा ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये हमारे पास इंफ्रारेड लाइट भी कर सकती है, अल्ट्रावायलेट लाइट भी कर सकती है और विजिबल भी कर
कर सकती है। ये हमारे पास वो इनके पास मिनिमम एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसी एनर्जी रेडिएशन जिनकी एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? लाइट की मदद से बिजली पैदा करना। उसके बाद डियर स्टूडेंट एक हमारे पास होता है कॉम्पटन इफेक्ट, ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये वो वाली रेडिएशन करेंगी जिनकी एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होगी। यानी 0.5 से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान जिन भी रेडिएशन की एनर्जी होगी वो कॉम्पटन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट में बेसिकली जो फोटोन लाइट का होता है वो स्ट्राइक करता है और उसके बाद उसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है। मैं आगे चल के बताता हूँ। कॉम्पटन इफेक्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरेज की मदद से भी हो सकता है, गैमा रेज की मदद से भी हो सकता है। कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट की वजह से नहीं होता, ये आप लोगों ने नोट रखना है। तीसरा डियर स्टूडेंट जो रेडिएशन इंटरैक्ट करती हैं मैटर के साथ वो पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती हैं। अब पेयर प्रोडक्शन के लिए डियर स्टूडेंट जो रेडिएशन की एनर्जी है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए या इससे ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ गैमा रेज प्रोड्यूस करती हैं। ये अब आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि गैमा रेज कौन सा फिनोमिना करती हैं पेयर प्रोडक्शन का, तो ये पेयर प्रोडक्शन में आगे चल के आपको बताता हूँ। जो फोटोन होता है ना लाइट का, उससे मैटर प्रोड्यूस होना। ठीक है, ये पेयर प्रोडक्शन होती है, मैं आगे चल के बताता हूँ। कॉम्पटन इफेक्ट कौन सी लाइट प्रोड्यूस करती है? जिस तरह मैंने एक्स रेज और गैमा रेज बताया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, जो मैंने आपको बताया। तो ये इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर है। तीन तरह के फिनोमिना होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। इनकी कंडीशंस याद रखें कि रेडिएशन किस रेंज में उसकी एनर्जी होनी चाहिए, वो कौन सा फिनोमिना करेगी। जिस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होनी चाहिए, कॉम्पटन इफेक्ट के लिए 0.5 से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होनी चाहिए, और पेयर प्रोडक्शन के लिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा होनी चाहिए। और कौन कौन सी रेडिएशन कौन कौन सा फिनोमिना करती हैं, तो ये सारा मेरा बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? इसमें बेटा हमारे पास एक मेटल की प्लेट होती है, उसको हम कैथोड बना देते हैं। अब लाइट जो है वो उस कैथोड के ऊपर आके स्ट्राइक करती है, तो इस लाइट की एक खास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो इसके पास खास फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो फिर ये कैथोड के ऊपर स्ट्राइक करेंगे भी तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेगी। कैथोड में से मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करेगी अगर इसके पास वो खास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। बहरहाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद रखें हम लाइट को जो है कैथोड, एक कैथोड प्लेट होती है, ठीक है, मेटेलिक प्लेट होती है, ठीक है, इसके ऊपर हम लाइट को स्ट्राइक करते हैं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की होती है, तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कैथोड में से लाइट की मदद से, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो मेरा बेटा ये बेसिकली क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है कि लाइट की पार्टिकल नेचर है। अब देखो ना, लाइट के पास मोमेंटम था तभी इसने इलेक्ट्रॉन को आके कैथोड मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया और वो इधर से निकले, तो बेसिकली तो ये लाइट की पार्टिकल नेचर शो कर रहा है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद बेटा वो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं ना इस कैथोड में से, उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो बेसिकली फिनोमिना होता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, याद रखें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। अब लाइट ने अपना मोमेंटम, अपनी एनर्जी ट्रांसफर की इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो लाइट की एनर्जी है ना, एक तो ये मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक करने में यूज हो जाएगी, और फिर वो जो जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो उसको जो एक्स्ट्रा लाइट की एनर्जी मिली होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो बेसिकली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, जितनी लाइट फोटोन की एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्क फंक्शन में, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी वो उससे मूव करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था इसको और उसको नोबेल प्राइज मिला था 1921 में। तो ये बेटा आप लोगों को मैं तमाम कॉन्सेप्ट देता हूँ। वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होते हैं लाइट की मदद से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उतना करंट ज्यादा होगा। और ये सारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, कि हमारे पास लाइट के अंदर कितने नंबर ऑफ फोटोन्स है। जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसने उसमें मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, और उतने ही वो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी और उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। और जो ये हमारे पास लाइट का सोर्स है उसके डिस्टेंस से स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितना आप देखो लाइट दूर से आ रही है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और इस वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारे पास कम प्रोड्यूस होगा। तो सोर्स से डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटोन्स भी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी। डियर स्टूडेंट ये मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड प्लेट ये स्मॉल डी हमारे पास होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट याद रखें कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है ना, ठीक है,
अगर आप लोगों के पास लाइट की एक खास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी से वो मेटल सरफेस पे जब आएगी तो तब वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाएगी, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो आगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है ये लाइट की फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ये चीज आप लोगों ने याद, इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा होगी करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। अगर आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट और सोर्स के डिस्टेंस के साथ इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से कर्व आपको ग्राफ नजर आएगा। अब ये क्यों इस तरह से आ रहा है, क्योंकि करंट का और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे अब देखो करंट की वैल्यू नीचे कम होती जा रही है। और इसी तरह मेरे बेटा अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और करंट के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, क्योंकि लाइट बेशक आप बढ़ाओ या कम करो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने आपको बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। इस चीज को आपने याद रखना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बता दिया, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो कैथोड में से मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए लाइट के पास होनी चाहिए। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी लाइट के पास नहीं होगी तो फिर वो मेटेलिक बॉन्ड को नहीं ब्रेक करेगी और मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो प्लेट है वो सीजियम कोटेड ऑक्साइड ऑक्सीडाइज सिल्वर प्लेट है, तो उसके लिए आपको मिनिमम इंफ्रारेड चाहिए होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाने के लिए। अब इसी तरह अगर आप लोगों के पास सोडियम और पोटेशियम की प्लेट बनी हुई है, ठीक है, तो उसमें से आपको मिनिमम विजिबल लाइट चाहिए होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाने के लिए। इसी तरह अगर कोई और मेटल है तो मिनिमम आपको अल्ट्रा वायलेट चाहिए होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाने के लिए। अब मतलब ये कि ये जो आप लोगों के पास थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड कर रही होती है मेटल की प्लेट के ऊपर कि वो किस तरह से, उस हिसाब से फिर उस एनर्जी का हमें फोटोन चाहिए होता है उस मेटल की सर्फेस में से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने के लिए। तो बहरहाल लाइट के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अगर उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो वो मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करेगी। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें अगर कोई भी लाइट उसके पास वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं उससे कम है तो फिर वो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवाएगी। याद रखें ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होती है, अभी मैंने आपको बताया था। और ये बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम इसको एफ नॉट से डिनोट करते हैं। फोटोन के पास ये फोटोन की एनर्जी होती है एच एफ, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हम एफ नॉट लिख सकते हैं। मिनिमम इतनी फोटोन के पास एनर्जी होनी चाहिए एच एफ नॉट, तभी वो वर्क फंक्शन करेगा। वर्क फंक्शन ये फाई इसका सिंबल है, इसका मतलब होता है मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी उसको एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन होता है। मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्सली रिलेशन होता है, मैं फ्रीक्वेंसी की जगह सी अपॉन लैम्डा भी लिख देता हूं, मगर अब ये वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। फोटोन के पास जो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो वो उसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, कोरस्पॉन्डिंग में उसकी जो वेवलेंथ फोटोन की होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ उसके पास एक होनी चाहिए, तभी वो वर्क फंक्शन परफॉर्म करेगा, मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाएगा। तो ये सारी चीजें डियर सुनो मैंने इधर बड़े पॉइंट्स बना के लिख दिया, आई होप आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मेरा बेटा वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होगा उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। अभी आपने देखा था एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के है, तो वो जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जी कि किस काइनेटिक एनर्जी से वो मूव करेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो ये चीज भी आप लोगों ने नोट रखनी है। उसके बाद एक आपके पास रेडिएशन की वीक बीम है, ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर देगी। ऑन दी अदर हैंड एक आपके पास इंटेंस बीम है, मगर वो जो इंटेंस बीम है ना उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैच ही नहीं कर रही, तो उससे फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। तो ये मेरे बेटा बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने नोट रखना है। उसके बाद वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आ जाती है, ये मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाने के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास फोटोन्स के पास जो एनर्जी होनी चाहिए उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की इक्वेशन भी याद रखें, ये फाई नॉट वर्क फंक्शन है, तो फोटोन के पास एच एफ नॉट एनर्जी होनी चाहिए। एफ नॉट हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, या इसको हम एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, और वेवलेंथ यहाँ पे मैक्सिमम होगी। मेरे बेटे याद रखें जो वर्क फंक्शन होता है ये मेटल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कितनी इंप्योरिटीज है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक हो गया, नेचर ऑफ मेटल, तो इन दो चीजों पे वर्क फंक्शन डिपेंड कर रहा होता है। और इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, जाउल भी होता है और अर्ज भी होता है।
ठीक हो गया। और ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एंड नॉट ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी आप लोगों ने नोट रखना है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल डियर स्टूडेंट्स ये होता है, फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक कैथोड था, इसके ऊपर लाइट आ रही है, जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो फिर हम पोलैरिटी चेंज कर देंगे, मतलब इस कैथोड को हम एनोड बना देंगे और जो एनोड होगा उसको कैथोड बना देंगे। उस वक्त अब क्या होगा कि एक ऐसा पोटेंशियल जहां पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है वो स्टॉप हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर समझाता हूँ, ये वो फोटो इलेक्ट्रॉन है जो इमिट हुआ है, इधर हमारे पास लाइट आई इस कैथोड के ऊपर, इधर से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन इमिट्स हो जाएंगे तो हम कैथोड को क्या बना देंगे, नीचे एनोड। अब नीचे क्या बन जाएगा, एनोड। तो वो जो एनोड पॉजिटिव होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वी नॉट ई। आपको पता है ना, वी इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, क्यू की जगह ई लिखें तो यहाँ से डब्ल्यू वी ई हमारे पास आएगा। तो इस एनर्जी से वो एनोड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ऊपर जो हमारे पास अब जहर है, हमारे पास ऊपर कैथोड है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और वहां पे हमारे पास क्या होगी, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, जिस आगे ये मूव करेगा काइनेटिक एनर्जी। अब नीचे कौन सा पोटेंशियल, क्योंकि इस सर्किट में एक लगा हुआ है रियोस्टेट, तो इसकी मदद से हम पोटेंशियल को चेंज करेंगे। जिस पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, इसका मतलब उस पोटेंशियल ने करंट को स्टॉप करवा दिया है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब दोबारा से देखें, आप लोगों के पास ये कैथोड था ना, उसके ऊपर आप लाइट स्ट्राइक की तो इलेक्ट्रॉन्स निकले, फिर आपने पोलैरिटी चेंज कर दी, कैथोड को एनोड बना दिया, वो उस एनोड पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दिया, किस एनर्जी से, वी नॉट ई से। इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाना चाहता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये इधर। तो अब क्या काम करेंगे, हम पोटेंशियल की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, इससे हमें काइनेटिक एनर्जी का पता चलता है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का। तो बेटा याद रखें, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है बेसिकली ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन अब आपने नहीं भूलना, जो आप लोगों को मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें भी आपको ये काफी नजर आएंगे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती है वी नॉट ई के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही देखो ना, जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, इसका मतलब उस जगह अब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वहां पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया मूव करना, वी नॉट ई। तो ये इक्वेशन आई होप आपको समझ आ गई है। तो ये अब मैं काइनेटिक एनर्जी को हाफ वी मैक्स इस तरह भी लिख सकता हूँ, हाफ वी स्क्वायर, और वी भी चूंकि मैक्सिमम होगा, कहने जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो रहा है वो अब उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की लिमिट है, वहां पे अब वो स्टॉप हो गया है। तो इन दोनों को इक्वेट करके यहाँ से मैं मैक्सिमम, ठीक है, तो ये वाला रिलेशन आई होप अब आपको बेटा पता चल गया। यहाँ से आप लोग वी मैक्सिमम की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, एम डिवाइड हो गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी हो तो उसका ये वाला फार्मूला है, इसको भी नोट रखें। बल्कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी फिक्स होता है, मैथ भी फिक्स होता है, और ऊपर रूट लेके इसकी वैल्यू ये याद रख लें, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, और अंदर क्या रह जाएगा, वी नॉट रूट। तो मैक्सिमम स्पीड अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की निकालनी हो तो ये शॉर्टकट फार्मूला याद रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता देता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल 65 वोल्ट है, तो मैक्सिमम स्पीड हमारे पास क्या होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैक्सिमम स्पीड का ये फार्मूला था 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 65, तो 65 का रूट ऑलमोस्ट ये 64 के करीब और उसका रूट 8 होता है, तो 65 का रूट आप अप्रोक्सीमेटली 8 ले लें, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, तो ये मैक्सिमम स्पीड होगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स इसमें अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैक्सिमम स्पीड निकालने का भी मैंने शॉर्टकट बता दिया, 48 को 4.8 भी हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। आगे ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब बेटा याद रखो, अगर तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है लाइट की तो फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, मगर सिर्फ प्रोड्यूस ही होंगे, मूव नहीं करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फिर जाहिर है फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इमिट होंगे। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, तो जो ऊपर एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी या एनर्जी होगी फोटोन्स की, वो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो जब भी आपके पास फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे बेटा उनकी काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी वैसे भी आपको पता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी
फोटोन की एफ माइनस एफ नॉट होगी, क्योंकि उसमें से एफ नॉट तो यूटिलाइज हो जाएगी ना मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक करने में, इलेक्ट्रॉन को आजाद करवाने में मेटल सरफेस से, और बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, और ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बेटा पूरा कंप्लीट मैंने लिख दिया है, इसको अब आप लोगों ने नोट रखना है। काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इन सब का डायरेक्ट रिलेशन है, वेवलेंथ के साथ इनका इनवर्स रिलेशन है। अब मेरा बेटा अगर एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना होगा ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का और लाइट की फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना होगा, तो जिस जगह पे ग्राफ मेरा बेटा, अब आप देख सकते हो, पहले ये एनर्जी यूटिलाइज हो गई वर्क फंक्शन में, यानी एफ नॉट पे जाके ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसने मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इमिट करवा दिया। फिर आगे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, आप देख सकते हैं एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है मेरा बेटा। और अगर आप इसकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप का तरीका होता है वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी जैसे कि एनर्जी है उसको एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी जैसे कि फ्रीक्वेंसी इससे डिवाइड कर दें, तो एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी ई ओवर एफ मेरा बेटा होता है, और वो हमें पता है हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो स्लोप एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है। अब मेरे बेटा अगर आप देखो ना, इससे ऊपर ऊपर जो एनर्जी है, ठीक है, ये अब इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इससे ऊपर वाली इस एनर्जी से वो मूव करेगा। हाँ, इससे नीचे अगर आप देखो ना एफ नॉट तक, ये इधर नीचे आओ, ये वर्क फंक्शन है, जहां पे ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना, वो वर्क फंक्शन की वैल्यू बताता है। तो ये देखो, अब इस एक्स एक्सिस से नीचे वाली ये जो एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है, इतनी एनर्जी चाहिए हमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने में। जब इमिट हो गया तो अब ये जो ऊपर वाली एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, इससे वो मूव करेगा। अब ग्राफ में से कुछ चीजें मेरा बेटा आप लोगों ने, अच्छा, अब ये टोटल एनर्जी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन की और वर्क फंक्शन ये मिलाऊंगा तो ये फोटोन की एनर्जी बन जाएगी, जो कि एच एफ होती है। अब इसमें बेटा याद रखो, अगर इस तरह एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना हुआ है ना, और आपसे पूछ रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एक्स इंटरसेप्ट जो होगा ना, एक्स इंटरसेप्ट वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। आपने देख लेना कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वो जो वैल्यू होगी वो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की है। इसी तरह मेरा बेटा जो वाई इंटरसेप्ट है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट है, जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है, वो मेरा बेटा आप लोगों ने नोट रखना है, वो वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, और उसके बाद आगे आप लोगों ने देख लेना जो स्लोप होती है, स्लोप अब जैसे ये हमारे पास एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं एफ माइनस एफ नॉट, क्योंकि ये देखो ना एफ नॉट टोटल एनर्जी अगर एफ है हमारे पास फोटोन की, तो अंदर से एफ नॉट तो यूटिलाइज होगी ना वर्क फंक्शन में, तो इनकी जो रेशियो होती है वो प्लांक्स कांस्टेंट होती है। ई इक्वल टू एच एफ आपने पढ़ा है ना, तो एच इक्वल हो जाएगा ई बाई एफ के, तो ये प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के जो स्लोप है हमारे पास वो प्लांक्स कांस्टेंट है, ये भी याद रखें। अब मेरा बेटा ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने नोट रखना है कि हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और वर्क फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं वर्क फंक्शन आपको कहता हूँ -2 जूल है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 6 जूल है, तो टोटल फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी 6, ये और नीचे वाला -2 है, तो वो -2 जूल तो एनर्जी ही है ना, तो 6 को 2 में ऐड कर देना, तो 8 जूल हमारे पास फोटोन की एनर्जी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप लोगों ने इसको नोट रखना है। यही हमारे पास आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी ना, कि जो फोटोन की जो लाइट की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन में यूटिलाइज होगी, और बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में बन जाएगी। तो यही हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। फॉर एग्जांपल अगर 10 जूल हमारे पास फोटोन की एनर्जी है, 2 जूल अगर यूज हो रही है वर्क फंक्शन में, तो 8 जूल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में बन जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। अब अगला ग्राफ जो है वो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के दरमियान है। ये आप देख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस पे है, और जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है वो एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पे अब आप देख लेंगे हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद आप देख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। अब अगर मैं इनका स्लोप निकालता हूँ ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, तो वाई क्वांटिटी को एक्स वाली से डिवाइड करेंगे। अब ये प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल नहीं होगी, बल्कि ये एच ओवर ई के इक्वल होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ की जो स्लोप है ये एच ओवर ई के इक्वल होती है। अब ये कैसे एच ओवर ई के इक्वल होती है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसी तरह बेटा अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के दरमियान ग्राफ बनाएं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्स एक्सिस पे है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे है, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ मिलेगा। मतलब ये बताता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप बेशक बढ़ाते जाएं, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको अभी बताया था, मैंने पीछे बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, नॉट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी
ऑफ लाइट पे जो चीज डिपेंड करती है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना हमारे पास, जो करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। जो एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को आगे दो ग्राफ बताता हूं। अब ये आप लोगों के पास पहला जो ग्राफ बना हुआ है ना डियर स्टूडेंट, इसमें ये दो लाइट की आपको दो लाइट्स की रेज है उनका ग्राफ है। ये F2 ज्यादा है F1 से, ठीक है। इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है मगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम है इस ग्राफ में, ठीक है। तो इसमें अब आप देखें इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, एक ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दूसरा ये है। तो यहां से अब आप देखें कि हमारे पास जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऊपर वाली लाइट देखें ना F2, ये जो ऊपर वाली लाइट के ग्राफ है ये वाला F2, ये ज्यादा है और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। इसको करंट जीरो करने के लिए देखें ना हमें पोटेंशियल ज्यादा पीछे को लेकर जाना पड़ रहा है, ठीक है। और इसी तरह मतलब ये कि हमारे पास अगर दूसरा जो ग्राफ है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है, ठीक हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप देखें इन दोनों का करंट सेम है, वाई एक्सिस पे करंट है ना हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अब बेशक इन दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है मगर मेटल सरफेस में से ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रही है वो सेम है। हाँ आगे इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनको स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू डिफरेंट है, ठीक हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे मगर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी से। ऊपर आप देखें ना दोनों लाइट बीम मिल गई आपस में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम मगर इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट। तो ये ग्राफ सिर्फ यही शो करता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मैंने पीछे भी आपको बता दिया है। मगर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अब ये दूसरा ग्राफ देखें, अब देखें इन दोनों बीम के करंट डिफरेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाई एक्सिस पे है और स्टॉपिंग पोटेंशियल आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस पे है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दोनों ग्राफ की सेम है मगर अब चूंकि इनकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, ऊपर वाले ग्राफ का इंटेंसिटी ज्यादा है, नीचे वाले ग्राफ की इंटेंसिटी कम है। तो अब अगर आप देखें ना तो जिस ग्राफ की इंटेंसिटी, जिस बीम की, जिस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों बीम ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम थी मगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट थी। तो इस ग्राफ से अब हमें पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। अब ये चीजें मैं आपको बार बार पीछे भी बता कर आया हूं। अब ये देखें ना ऊपर वाला जो ग्राफ नहीं I2 इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, नीचे वाले की इंटेंसिटी कम है, इसलिए इसके करंट की वैल्यू भी ज्यादा है। मगर अगर आप देखेंगे तो हाँ इंटेंसिटी, और दूसरा जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता, वो इन दोनों का सेम है, पीछे सेम पोटेंशियल पे आके करंट जीरो हो रहा है। तो आई होप डियर स्टूडेंट इन दोनों ग्राफ से आपको पता चला, क्रक्स यही था कि जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है मगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब अगर आइंस्टीन की हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बेटा देखें तो उसने भी हमें यही बताया था कि जो बेसिकली लाइट की इंटरएक्शन मैटर के साथ होती है ये अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी है। और इसमें जब भी याद रखें जो लाइट की प्रोपगेशन होती है ना वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होती है और उनको हम फोटॉन्स कहते हैं जब भी लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। और लाइट की ड्यूल नेचर होती है, वेव भी और पार्टिकल भी। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये लाइट की पार्टिकल नेचर को बताता है। अब ये जो फोटोन की एनर्जी है ये दो काम करवाती है, वर्क फंक्शन और बाकी एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बन जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है उसको हम ईवी नॉट भी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। और वर्क फंक्शन को हम एच एफ नॉट भी कहते हैं क्योंकि वर्क फंक्शन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है जो कि एच एफ नॉट है। अब यहाँ से मेरे बेटे एच एफ नॉट को मैं लेफ्ट साइड पे भेज दूं तो एच एफ माइनस एच एफ नॉट हो जाएगा। बाकी मैंने ई वी नॉट एज इट इज लिखा रहने दिया। अगर मैं एच को कॉमन निकालता हूं तो एफ माइनस एफ नॉट इक्वल टू ई वी नॉट। तो ये इक्वेशन मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं अब आगे डियर स्टूडेंट्स आपको बताऊं तो एच एफ माइनस एफ नॉट ये ई वी नॉट की जगह मैं काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूं। यहां से डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें मैं एच की वैल्यू निकालूं तो एफ माइनस एफ नॉट जो है ये काइनेटिक एनर्जी से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से अब आप देखें जो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एच के इक्वल होती है, जो मैंने अभी पीछे आपको ग्राफ बताया था। अब मेरा बेटा इस इक्वेशन में से अगर आप देखो तो ये जो मेरे पास ई की वैल्यू है इसको मैं एच के नीचे भेज देता हूँ, एफ माइनस एफ नॉट मैं इधर वी नॉट के नीचे भेज देता हूँ। तो ये वो चीज है जब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के दरमियान मैंने ग्राफ बनाया था ना तो इसकी स्लोप मैंने कहा था एच की इक्वल नहीं है बल्कि एच ओवर ई की इक्वल है। तो वो आई होप अब आप लोगों को समझ आ गई है इस इक्वेशन में से, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज
चीजें हैं जो आप लोगों ने नोट रखनी है। बाकी अब ये वही इक्वेशन है, एच इक्वल टू एफ माइनस एफ नॉट इक्वल टू ई वी नॉट के थे, या हम ई वी नॉट की जगह पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। बाकी अब अगर मैं इसको वेवलेंथ की फॉर्म में लिखूं या एनर्जी की फॉर्म में लिखूं तो फार्मूला क्या बन जाएगा, सी इक्वल होता है एफ लैम्डा के, और एफ इक्वल हो जाएगा सी बाई लैम्डा के। तो इस एफ की जगह पे भी सी बाई लैम्डा और इस एफ नॉट की जगह पे सी ओवर लैम्डा नॉट, ठीक है। बाकी सारा एज इट इज, सी मैंने कॉमन निकाल लिया, तो एच सी इक्वल टू, ये इक्वेशन एक हमारे पास बन गई वेवलेंथ की फॉर्म में, आइंस्टाइन की इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लिए वेवलेंथ की फॉर्म में, ठीक है। और इसी तरह आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जब लाइट मेटल प्लेट पे आके स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन निकाल दें तो वो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी। वर्क फंक्शन की जगह एच एफ नॉट भी हम लिख सकते हैं, इनमें से एच कॉमन निकाल लें तो ये इक्वेशन भी बन सकती है, ठीक है। या आप ये जो स्टार्ट वाली आपने इक्वेशन लिखी है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह हाफ एम वी मैक्सिमम का स्केयर कर लें आगे, एच एफ माइनस फाइव नॉट ऐसे ही, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेटा जो रिवर्स प्रोसेस है वो एक्सरे होता है, लाइट की मदद से हम करंट पैदा करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। और बाकी जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सरेज में वो बेसिकली करंट होता है, उसकी मदद से अब हमें जो आगे उनको जब स्टॉप करते हैं तो एनर्जी मिलती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरेज एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, इसको आप लोगों ने नोट रखना है। बाकी फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। बेसिकली इसमें एक तो ये था कि हमारे पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये डिपेंड नहीं करती है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे। फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट था। तो ये बहरहाल हमें कुछ चीजें पता चली थी कि जो क्लासिकल थ्योरी जो थी वो फेल हो गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। बाकी मेरे बेटा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कॉम्पटन इफेक्ट वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पटन इफेक्ट को हम कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कहते हैं। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इंसिडेंट फोटोन ऑफ लाइट होते हैं। जैसे कि आपको सामने एक टारगेट नजर आ रहा है, ये ग्रेफाइट टारगेट है। इससे जैसे ही फोटोन्स की बीम स्ट्राइक करेगी तो ये स्कैटर हो जाएगी एक खास एंगल पे। अब ये जो स्कैटर्ड फोटोन है आप देख सकते हैं इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन। दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो स्कैटर्ड फोटोन है इनकी अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो डेफिनेटली इनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन। या फ्रीक्वेंसी हमें पता है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन। तो इस तरह करके हम इसको डिफरेंट वे से डियर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट हमारे पास वो वाले फोटोन देंगे जिनकी एनर्जी 0.5 से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान होगी। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए मिनिमम फोटोन हमारे पास ये एक्सरेज के या गैमा रेज के होने चाहिए। याद रखें विजिबल लाइट कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती। डियर स्टूडेंट, ये जो इंक्रीज हुई है वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज में, ये एक्सरेज आ रही थी, एक्सरेज के फोटोन आ रहे थे, ये जो भी टारगेट हमारे सामने ग्रेफाइट टारगेट है, इससे जब स्ट्राइक हुए तो हमारे पास स्कैटर जो फोटोन थे उनकी वेवलेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो ग्रेफाइट टारगेट के साथ लूजली बाउंड बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स थे, उनसे जब इन्होंने स्ट्राइक किया, ठीक है, तो ये बेसिकली जब फोटोन हिट करता है इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो स्कैटर हो जाता है उस फ्रीक्वेंसी से जो लेस होती है देन इंसिडेंट फोटोन। इसको डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये जो चेंज आता है ना, जो इंक्रीज होती है वेवलेंथ की, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। यानी स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन इनकी वेवलेंथ का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। आई होप डियर स्टूडेंट ये अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने देखा कि जो स्कैटर्ड फोटोन था उसकी वेवलेंथ ज्यादा थी इंसिडेंट फोटोन से, फिर मैंने आपको बताया कि स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट, और इसको डेल्टा लैम्डा से डिनोट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास ये कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला है इसको आपने नोट रखना है, एच ओवर एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो m ओवर h ओवर m नॉट c है इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं, और ये 2.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 12 मीटर इसकी वैल्यू होती है। ये भी आप लोगों ने नोट रखनी है। अब इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं इस फार्मूला में से। अगर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोटोन स्कैटर हो रहा है वो एंगल बना रहा है 0 डिग्री का, तो उस केस में मतलब उसमें स्कैटर्ड हुए ही नहीं फोटोन,
टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद, तो उस केस में स्कैटर्ड वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ ये आपस में इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? आप कॉस थीटा, कॉस की जगह जीरो पुट करें, कॉस जीरो वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, तो ये जीरो एच ओवर एम नॉट सी को भी जीरो कर देगा, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू जीरो, मतलब नो चेंज इन वेवलेंथ। स्कैटर्ड वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ आपस में इक्वल होंगी। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एच ओवर एम नॉट सी देखते हैं, तो अगर हमारे पास जो हमारे पास फोटोन स्कैटर हुआ है, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे स्कैटर होता है, तो इधर आप थीटा की जगह 90 पुट करें, cos 90 जीरो हो जाएगा, वन माइनस जीरो वन, वन एच ओवर एम नॉट सी से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी, मतलब ये कि जो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट है वो कॉम्पटन वेवलेंथ की इक्वल है। ये जो एच ओवर एम नॉट सी है, इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। कब ये दोनों आपस में कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ आपस में इक्वल होंगी? जब हमारे पास फोटोन ग्रेफाइट से स्ट्राइक करने के बाद जो स्कैटर्ड फोटोन है वो 90 डिग्री के एंगल पे स्कैटर हो। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास अगर जो स्कैटर फोटोन है वो 180 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब ये कि वो इस टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाए, 180 डिग्री के एंगल पे स्कैटर हो, तो उस केस में आपके पास जो कॉम्पटन वेवलेंथ है डियर स्टूडेंट वो मैक्सिमम होगी। अगर उसी फार्मूला में आप जाते हैं ना, जो आप लोगों के पास कॉम्पटन शिफ्ट है वो उस केस में मैक्सिमम होगी। ये फार्मूला था ना कॉम्पटन शिफ्ट का, डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट है। कॉज 180 माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टू टाइम्स हो जाएगी हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट है ये डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस एंगल पे होती है? 180 डिग्री पे। आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एच ओवर एम नॉट सी की वैल्यू जो मैंने आपको अभी बताई थी, 2.43 मल्टीप्लाई बटाने के पावर माइनस 12, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो नोट रखें डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पटन जो आप लोगों के पास शिफ्ट है वो मैक्सिमम होगी जब एंगल 180 डिग्री का होगा। जो कॉम्पटन शिफ्ट है डियर स्टूडेंट वो नहीं होगी, मिनिमम होगी जब एंगल 0 डिग्री का होगा। तो कॉम्पटन जो वेवलेंथ है वो कॉम्पटन शिफ्ट के इक्वल होगी। ये कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास डेल्टा लैम्डा है और ये एच ओवर एम नॉट सी डियर स्टूडेंट ये कॉम्पटन वेवलेंथ है, ये आपस में इक्वल होंगी जब एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट है ये कॉम्पटन वेवलेंथ का हाफ होगी जब एंगल 60 डिग्री का होगा। तो अब आप वहां से वैल्यूज निकाल भी सकते हैं। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, वन में से 1/2 निकालेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। तो ये आई होप अब आप लोगों को ये इसमें से सारी क्लियर हो गया है। अच्छा, अब मैं ना जैसे आपको बताया था कि जो कॉम्पटन हमारे पास डियर स्टूडेंट शिफ्ट है उसको हम स्कैटर्ड वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ का डिफरेंस होती है। तो डेल्टा लैम्डा की जगह मैंने इनका डिफरेंस लिख लिया, आगे वही फैक्टर है एच ओवर एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट, अब ये जो इंसिडेंट वेवलेंथ है ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखें। वेवलेंथ आपको पता है सी अपॉन फ्रीक्वेंसी होती है, तो स्कैटर्ड वेवलेंथ की जगह सी अपॉन स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट वेवलेंथ की जगह सी अपॉन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सी इक्वल होता है एफ लैम्डा के, जैसे मैंने आपको बताया। तो पूरी इक्वेशन को आप यहाँ से अगर सी पे डिवाइड करते हैं तो ये सी भी कैंसिल, ये सी भी कैंसिल और नीचे सी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आप लोगों के पास इसका फार्मूला आ गया कॉम्पटन वेवलेंथ का, कॉम्पटन इफेक्ट का फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो ये भी आपने नोट रखना है। ठीक है, अब इसको एनर्जी की फॉर्म में करने के लिए एनर्जी हमें पता है एच एफ की इक्वल होती है और फ्रीक्वेंसी अपॉन आ जाएगी एनर्जी अपॉन प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी की जगह लिख देना है एनर्जी अपॉन एच। तो यहाँ पे आप देखो ई, अगर मैं यहाँ पे ई ओवर एच लिखता हूँ तो एच ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी एनर्जी की फॉर्म में कॉम्पटन इफेक्ट की। तो ये इक्वेशन एनर्जी की फॉर्म में कॉम्पटन इफेक्ट की आपको पता होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में और वेवलेंथ की फॉर्म में आपको ऑलरेडी पता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे अब अगर हम देखते हैं ना कॉम्पटन इफेक्ट्स के अंदर, तो ये अब रिजल्ट्स कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा होती है इंसिडेंट फोटोन से। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड फोटोन की लेस होगी इंसिडेंट फोटोन से। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए एनर्जी भी स्कैटर्ड फोटोन की लेस होगी इंसिडेंट फोटोन से। डियर स्टूडेंट्स, अब मोमेंटम भी जो स्कैटर्ड फोटोन का है वो लेस होता है इंसिडेंट फोटोन से क्योंकि एनर्जी लेस होती है। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं कॉम्पटन इफेक्ट के, इनको मेरा बेटा आप लोगों ने नोट रखना है। बाकी बेटा याद रखें जो कॉम्पटन इफेक्ट होते हैं इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम दोनों वैलिड होते हैं। ये था हमारा सारा कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट हैं ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये बिहेव करती हैं पार्टिकल्स की तरह यानी फोटोन्स। और जो कॉम्पटन इफेक्ट है इसने प्रूव की थी फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पेयर प्रोडक्शन, ये इसको मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं।
मतलब ये डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये फोटोन है जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग हैवी न्यूक्लियस इसके रास्ते में है। तो अब ये जो इंसिडेंट फोटोन है डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों ने ना बड़ा ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, पेयर प्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पार्टिकल्स की प्रोडक्शन करते हैं। अब वो पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। कहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं? गैमा रेज फोटोन से। और किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस। मतलब ये अब देखें डियर स्टूडेंट, फोटोन जो है, लाइट है, उसको हमने कन्वर्ट किया मैटर के अंदर, डेट इज कॉल्ड मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, और इसी को हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अब आप देख भी सकते हैं, ये इंसिडेंट फोटोन आ रहा है और इसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिससे ज्यादा होनी चाहिए हैवी न्यूक्लियस की मौजूदगी में। तो आप देख सकते हैं ये फोटोन जो था ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर। तो ये अब आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का बेसिकली बेटा एंटी मैटर होता है पॉजिट्रॉन। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जितने ही चार्ज होता है मगर अपोजिट, ठीक है। अच्छा, जो मिनिमम एनर्जी हमारे पास पेयर प्रोडक्शन के लिए होती है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फोटोन के पास होनी चाहिए। गैमा रेज फॉर पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती हैं। पेयर प्रोडक्शन को वैक्यूम में हम नहीं कर सकते, हैवी न्यूक्लियस का होना जरूरी है, तभी हमारे पास जो लाइट है वो मैटर में कन्वर्ट होगी। डियर स्टूडेंट, जो रेस्ट मैस एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है वो एम नॉट सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें, स्पीड ऑफ लाइट पुट करें, तो वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब रेस्ट मैस एनर्जी जितनी इलेक्ट्रॉन की उतनी पॉजिट्रॉन की होगी, तो इसलिए इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी बनती है। तो इतनी फोटोन के पास होनी चाहिए जो कन्वर्ट हो जाएगा, तभी वो फोटोन कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर। और अगर फोटोन के पास इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अगर फोटोन ऑफ लाइट के पास इतनी एनर्जी है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, बल्कि मूव नहीं फिर करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और इस केस में ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये फोटोन की एनर्जी, ये रेस्ट मैस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये पॉजिट्रॉन की, तो टोटल 2m0 c²। अगर डियर स्टूडेंट जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस भी होंगे मगर उनके पास अब काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं एच एफ हमारे पास m0 c² और जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी उनसे ग्रेटर है, तो रेस्ट जो बाकी फोटोन की एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन अब आपने देख लेनी है। ये रेस्ट मैस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है 2m0 c², और ये उनकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है पॉजिट्रॉन की, और इन तमाम का सम इक्वल होगा फोटोन की एनर्जी के। बेसिकली पेयर प्रोडक्शन भी डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। और कंडीशन पेयर प्रोडक्शन की क्या होती है कि आपके पास फोटोन की एनर्जी 2m0 c² की इक्वल होनी चाहिए या इससे ग्रेटर होनी चाहिए। अगर 2m0 c² से ग्रेटर होगी तो इजाफी एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में बन जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज ये वैलिड होते हैं पेयर प्रोडक्शन के अंदर। ये एमसीक्यूज भी वो आपसे पूछ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एनिहिलेशन ऑफ मैटर ये रिवर्स प्रोसेस होता है पेयर प्रोडक्शन का। जिस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस एक्स रेज था, इसी तरह पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस एनिहिलेशन ऑफ मैटर है। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता था? लाइट मैटर में कन्वर्ट होती थी। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में मैटर कन्वर्ट होगा लाइट में। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, इसमें मैस हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इसमें दो फोटोन्स प्रोड्यूस होते हैं एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से। याद रखें, जब भी मैटर अपने एंटी मैटर से मिलेगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर पॉजिट्रॉन होता है, जब ये आपस में मिलेंगे तो आप देखें दो गैमा रेज, दो फोटोन्स ऑफ लाइट आपको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते नजर आ रहे हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में ये इस वजह से मूव करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वैलिड रखे, क्योंकि उसको ये ओबे करते हैं। हर फोटोन की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और ये इक्विवेलेंट होती है रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2m0 c², ये जो हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट हो गई है आगे, ठीक है, एच एफ इक्वल टू m0 c² के, ये 2 से कट गया। एंड एंटी मैटर सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्ट ने थ्योरेटिकली इसको प्रिडिक्ट किया था 1928 में, और एंडरसन ने पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया था, ये कॉस्मिक रेज का स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहा था 1932 के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, हर एवरी एंटी पार्टिकल का सेम मैस होता है, सेम स्पिन, बट अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब ये कि चार्ज टू इट्स रिस्पेक्टिव पार्टिकल। एंटी मैटर का जो मैटर और एंटी मैटर में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ उस पर अपोजिट चार्ज होता है, बाकी तमाम चीजें सेम होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर पॉजिट्रॉन है,
अर्थ का ब्लैक होल है, ठीक है, इसी तरह न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन है। तो ये हर मैटर का एंटी मैटर होता है। जब मैटर एंटी मैटर से मिलता है तो वो आगे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हमने देखनी है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। डी ब्रोगली ने हमें यह बताया था कि जितने भी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, उसको हम मैटर वेव भी कहते हैं या पार्टिकल वेव्स भी कहते हैं। और ये जो वेव लेंथ इनके साथ एसोसिएटेड होती है ना डियर स्टूडेंट, उसका फार्मूला इसने हमें ये बताया था, H/mv। मतलब ये जो वेव लेंथ है ये मैस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये जो वेव लेंथ है ये वेलोसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एमवी को मोमेंटम भी कहते हैं, वेव लेंथ मोमेंटम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है मेरा बेटा। अब मोमेंटम हमें पता है कि अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन देखूं तो ये 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी रूट मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से ये रिलेशन है। तो मैं p की जगह पे बेटा लिख सकता हूं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी रूट, ठीक है। तो वेवलेंथ का मैस के साथ आप देख सकते हैं रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर वो आपको दो पार्टिकल की सेम काइनेटिक एनर्जी कहता है तो फिर वेवलेंथ इस फार्मूला से निकालेंगे। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ई वी के इक्वल होती है, अभी मैंने आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर मैं ई वी लिखूं तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी ऊपर वाली। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ई वी आ गया तो 2m इंटू ई वी या वी लिख लें। तो वेवलेंथ का अब आप देख सकते हैं मैस के रूट के साथ और मैस के चार्ज की प्रोडक्ट के साथ इनवर्स रिलेशन। अगर एक्सेलरेटेड वोल्टेज वो सेम कहता है ना दो पार्टिकल्स के, तो उस केस में वेवलेंथ का रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है मैस और चार्ज की प्रोडक्ट के। तो ये मैं आगे आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स हमें पता है टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, 2/3 k हमारे पास कांस्टेंट है और ये k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यहां से अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालो तो ये 3k T/2 बनेगी। तो अगर मैं इस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी की जगह 3k T/2 लिखूं और 2 से कट जाए तो मेरे पास वेवलेंथ का बेटा ये रिलेशन बन जाएगा। अब मैंने आपको डी ब्रोगलीज के अंदर से देख लें वेवलेंथ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है H/mv। तो आगे से भी मैंने दो फार्मूलाज आपको बताए हैं, ये अब आप लोगों ने याद रखना और के की वैल्यू भी याद रखें। 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल पर केल्विन। डियर स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस लार्ज है और उसकी स्पीड कम है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो बड़ी स्मॉल होगी, ठीक है। तो वो फिर हमने उसके जो इफेक्ट्स हैं ना इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वो निग्लिजिबल होंगे। जितना मैस कम हमारे पास होगा उतनी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर मैस ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो ये अब आप लोगों के लिए स्लाइड इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी अभी प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ। अभी आपने देखा था कि वेवलेंथ और मोमेंटम का आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो इनका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से आएगा। इधर को मोमेंटम बढ़ रहा है और वेवलेंथ कम हो रही है। जो दो चीजों में इनवर्स रिलेशन होता है उनका ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक है। और इसकी स्लोप अगर आप देखें ना λ/p, ठीक है, तो λ/p ये इसकी कांस्टेंट यानी प्लांक्स कांस्टेंट की इक्वल नहीं होती, ये भी याद रखें। इधर से भी हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा एक और चीज नोट रखें कि अगर हम यहां से अब आप लोगों ने देखना है कि अगर हम इनकी प्रोडक्ट λ/p की प्रोडक्ट इसका और मोमेंटम का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर आप देखो ना मोमेंटम और वेवलेंथ की प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल, तो इनका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो λ/p है ही कांस्टेंट एच के इक्वल है, तो इसलिए इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ आएगा। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है, चाहे आप इसका पी से बनाएं या लैम्डा के साथ λ/p का बनाएं। और इसकी जो स्लोप होगी इस ग्राफ की λ/p और लैम्डा के दरमियान वो एच कांस्टेंट की इक्वल होगी। अब बेटा आप लोगों को ना मैं वो ये वाले जो फार्मूलाज थे ना अब इनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, ये जो मैंने लिखे थे, ठीक है, ये वाले सारे अभी मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा एमसीक्यूज में है तो आपने कैसे करना है। अब देखिए अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल तीन पार्टिकल हैं, उनकी आपको कहा जाता है वेलोसिटी सेम है तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी। मेरा बेटा याद रखें अगर वेलोसिटी सेम होगी तो वेवलेंथ का ये वाला फार्मूला यूज करना है H/mv। ये कब यूज करना है जब वो कह देता है दो या तीन पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। अब आप देखें वेवलेंथ का मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो इनमें सबसे कम मैस इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है, सबसे कम मैस किसका है इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का मैस सबसे ज्यादा, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, उससे ज्यादा प्रोटॉन का, उससे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का। अब जिसका जितना मैस ज्यादा होगा उतनी उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी कम, क्योंकि वेवलेंथ और मैस में इनवर्स रिलेशन है। सबसे कम मैस इलेक्ट्रॉन का था, इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की होगी।
उसकी उससे बाद फिर प्रोटॉन की, फिर अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की, क्यों? क्योंकि उसका मैस सबसे ज्यादा था, जितना मैस ज्यादा उतनी वेवलेंथ कम। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि उसका मैस सबसे कम था। तो ये अब आप होप आपको ऑर्डर समझ आ गया है। इसी तरह अगर आपको दो वेवलेंथ की रेशियो कहा जाता है λ1/λ2, तो ये इक्वल आ जाएगा m2/m1 के, क्योंकि लैम्डा और मैस का इनवर्स रिलेशन है। λ1/λ2 इक्वल टू आ जाएगा m2/m1 से। अब इलेक्ट्रॉन की कितनी वेवलेंथ ज्यादा है वो भी आप इधर से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन उनकी सेम वेलोसिटी है तो उनकी वेवलेंथ की रेशियो निकालो। अब दो पार्टिकल्स हैं, एक अल्फा और एक प्रोटॉन, तो उनकी वो क्या बता रहा है कि सेम वेलोसिटी है, वेवलेंथ निकालो। तो अगेन देखो, सेम वेलोसिटी है तो अभी मैंने बताया था लैम्डा इक्वल टू h/mv। दो वेवलेंथ की रेशियो निकालनी है, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ और प्रोटॉन की वेवलेंथ की। अब चूंकि मैस और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है, अल्फा पार्टिकल के नीचे मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल और वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन के ऊपर मैस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशन होता है ना। अब हमें पता है मेरा बेटा, अगर प्रोटॉन का मैस m है तो अल्फा पार्टिकल का जो मैस होता है वो प्रोटॉन के मैस का 4 टाइम होता है। अगर प्रोटॉन का मैस m है तो अल्फा पार्टिकल का मैस 4 टाइम्स हो जाएगा m का। m से कट जाएगा तो 1/4। तो यहां से अब आप देख सकते हैं प्रोटॉन की वेवलेंथ 4 टाइम ज्यादा है, 4 टाइम ग्रेटर है वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। कब? जब उनकी वेलोसिटी सेम होगी। इसी क्वेश्चन को अब हम ऐसे करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब ये भी तो मैंने आपको वेवलेंथ का बताया था, मगर ये कब यूज होगा? जब वो ऐसे कहेगा कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की सेम काइनेटिक एनर्जी है, अब उनकी वेवलेंथ की रेशियो निकालो। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने सेम वेलोसिटी कहा था तो आपने लैम्डा इक्वल टू h/mv यूज किया। अब उसने दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम कर दिया, तो अब आप लोगों ने लैम्डा इक्वल टू h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी रूट, ये फार्मूला यूज रखना है। तो ये इस तरह बेटा आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब कौन सा फार्मूला यूज होना है, यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अब अगर आप देखेंगे तो अब हमारे पास वेवलेंथ और मैस का रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगेन हमने अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की क्या निकालनी है? वेवलेंथ की रेशियो। तो अब चूंकि इनके मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है तो इनके ये हमारे पास mp/m अल्फा आ जाएगा। मैस ऑफ प्रोटॉन अगर m है तो अल्फा पार्टिकल का मैस प्रोटॉन का 4 टाइम हो जाएगा, 4m। m से कट जाएगा 1/4√1/2। तो अब यहां से आप देख लें कि प्रोटॉन की वेवलेंथ डबल होगी अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ से, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। प्रोटॉन वेवलेंथ इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही हैं। अच्छा, अब अगर आपको वो कह देता है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल के लिए मैंने आपको वेवलेंथ का ये फार्मूला बताया हुआ है। मतलब ये कि वेवलेंथ अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस और पार्टिकल के चार्ज की प्रोडक्ट के रूट के। अब वही क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, अब वो कह रहा है दोनों का सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। अब उसने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम कह दिया तो वेवलेंथ का ये वाला फार्मूला लगेगा। अब रेशियो की वेवलेंथ की क्या होगी? तो यहां से अब आप देखें वेवलेंथ जो है वो उनके मैस और चार्ज की प्रोडक्ट के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं इनका फार्मूला बताता हूँ, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ और प्रोटॉन की वेवलेंथ, तो वो बन जाएगा मैस ऊपर हमारे पास अल्फा के सामने प्रोडक्ट ऑफ मैस और चार्ज प्रोटॉन का आ जाएगा और नीचे प्रोडक्ट ऑफ मैस और चार्ज अल्फा पार्टिकल का आ जाएगा। बेसिकली ये एम ई है, ऊपर मैंने बस पी प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा हमारे पास अल्फा पार्टिकल को। अब अगर मेरे पास प्रोटॉन का मैस m है और प्रोटॉन पे चार्ज e है, तो अल्फा पार्टिकल पे मुझे पता है जो मैस इसका होता है वो प्रोटॉन का 4 टाइम है। तो प्रोटॉन का अगर m है तो अल्फा पार्टिकल का 4m हो जाएगा। और अगर हमारे पास चार्ज बेटा प्रोटॉन का e है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना हो जाता है? प्रोटॉन का डबल होता है तो वो 2e हो जाएगा। m से कट जाएगा, e से कट जाएगा, 4 2 8, तो 1/8। 8 को हम लिख सकते हैं, 8 रूट को लिख सकते हैं 4 × 2 रूट। 4 का रूट 2 हो जाएगा, अंदर 2 रूट रह जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 रूट टाइम्स हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, प्रोटॉन की वेवलेंथ एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल की, अगर हमारे पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम होंगे। तो ये मेरा बेटा अब आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस करवाई कि अगर वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम कह देता है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे h/2m इंटू वी ई। तो ये एम ई के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऊपर एम ई प्रोटोन का, नीचे अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल और प्रोटोन। तो ये वाला फार्मूला बनेगा। मैस ऑफ प्रोटॉन जहां पे आ रहा है वहां पे m लिखे, मैस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन e होता है, तो मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन का 4 टाइम और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का, मतलब हमारे पास प्रोटॉन का 2 टाइम। तो इस तरह आप लोगों ने इसको करना है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इसका, डी ब्रोगली का जो था कि हमारे पास मूविंग पार्टिकल जो होते हैं उनकी वेव होती है, तो इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। इन्होंने बेसिकली ये शो किया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो मैटर है,
वो डिफ्रैक्ट होता है मेटल क्रिस्टल से उसी तरह जिस तरह एक्सरेज होती हैं या बाकी वेव्स होती हैं। अब एक्सरेज तो वेव्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन मैटर है, तो इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल उसी तरह डिफ्रैक्ट होता है मेटल क्रिस्टल से। ये क्रिस्टल्स नहीं होते, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर वो इंटर प्लेनर स्पेसिंग भी होती है, तो वो बेसिकली मेटल क्रिस्टल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन उनसे उसी तरह डिफ्रैक्ट होता है जिस तरह एक्सरेज या वेव्स होती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, ठीक है, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को। तो इसमें अब इन्होंने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रॉन की बीम ली, मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही है, उसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं निकल क्रिस्टल की तरफ, और यहां से ये डिफ्लेक्ट हुई। अब ये जो उन्होंने पोटेंशियल अप्लाई किया उसकी भी वैल्यू उन्होंने नोट की, ग्लांसिंग एंगल, जिस एंगल पे ये निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हुए, तो वो भी इन्होंने नोट किया। आगे डिटेक्टर लगा हुआ था, तो इन्होंने बहरहाल प्रूव किया। मैं आपको बताता हूँ कैसे किया। ये डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था, ठीक है, इसमें इन्होंने इक्वेशन उसकी यूज की। अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हमें पता था 64 वोल्ट, तो वेव लेंथ का जो उसका फार्मूला था H/2m/VE। एम भी हमें पता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज भी जो अप्लाई किया 64 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी कैलकुलेशन करेंगे, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की बीम की वेवलेंथ ये निकाली। अच्छा, उसके बाद ब्रैग्स लॉ हमारे पास यूज होता है एक्सरेज की डिफ्रैक्शन क्रिस्टल से कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसने रिलेशन यूज किया था 2d sin θ/n, ये था वेवलेंथ निकालने का। अब इंटर ग्लांसिंग एंगल हमें पता है 65 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन की बीम डिफ्लेक्ट हुई थी। तो अब ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिस्टेंस भी हमें पता होता है मेटल क्रिस्टल जो भी यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी जब वैल्यूज पुट की और फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए एन की वैल्यू 1 लेकर, तो वही सेम वेवलेंथ निकली जो डी ब्रोगली की इक्वेशन से निकली थी। तो यहां से अब ये एक्सपेरिमेंटली चीज प्रूव हो गई। और आपकी एक्साइटेड इंफॉर्मेशन भी बेटा है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब दो स्लिट में से पास करती है तो वो सामने दो लाइट के स्पॉट नहीं बनाती, बल्कि वो इस तरह से इंटरफेरेंस स्क्रीन पे शो कर देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इंटरफेरेंस भी शो करती है, जो कि वेव की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो एक डिवाइस बनाई गई है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि वेव पार्टिकल जो लाइट होती है उसके पास ड्यूल नेचर है, पार्टिकल की भी और वेव की भी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहली बात याद रखें, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप उनसे डिफरेंट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है इसको हाई पोटेंशियल के साथ, और इनकी जो वेव लेंथ है, इनको थ्रो किया जाए तो इनकी वेव लेंथ जो है वो लो होती है, और इस वजह से इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। जब पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है तो आपको इमेज इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ज्यादा क्लियर नजर आता है। इसके अंदर बेटा लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जबकि बाकी कंपाउंड वगैरह में ऐसे नहीं होता। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बेसिकली लेंस के तौर पे काम करता है, और इसकी दो कॉइल्स होती हैं। जिस तरह उसमें होता था ना ऑब्जेक्टिव और आई पीस, इसी तरह इसमें ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसकी रिजॉल्विंग पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत ज्यादा होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, और ये 0.5 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होती है, याद रखें। इसकी जो मैग्निफिकेशन है मेरा बेटा वो भी बहुत ज्यादा होती है, 1 लाख टाइम्स ये इमेज को इंक्रीज कर रही होती है। उसके बाद जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 3D इमेज भी बनाती है, और ये 50 किलो वोल्ट पोटेंशियल यूज करती है। अब जितने एमसीक्यूज इसमें से बन सकते थे वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इससे बाहर नहीं वो आपसे कुछ भी पूछेगा। बाकी ये नोबेल प्राइजेज इनको मिले थे ये आपने पढ़ लेने हैं, किस किस सन में मिले थे ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट पे हमारे पास ये आ जाता है अकॉर्डिंग टू MD कैट जो न्यू सिलेबस है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा याद रखें, जो दो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, आप उनको एक्यूरेटली एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हमेशा उनके अंदर अनसर्टेनिटी एक ना एक मेजरमेंट में जरूर आएगी, और इनकी जो अनसर्टेनिटीज की प्रोडक्ट होती है वो बड़ी स्मॉल होती है, या तो प्लांक्स कांस्टेंट की इक्वल होती है या H/2 पाई के। मेरे बेटे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करेंगे तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो पोजीशन का नहीं पता चलेगा। तो एक पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और एक इसी तरह एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास है। मेरे बेटा अगर मैं पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी की बात करूं तो ये डेल्टा एक्स पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी है, डेल्टा पी मोमेंटम के अंदर है, तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल है, या आप इसको H/2 पाई के इक्वल भी रख सकते हैं। अगर आप मोमेंटम की जगह m × डेल्टा V करें और चेंज इन अनसर्टेनिटी आप अगर वेलोसिटी के अंदर निकालना चाहें तो डेल्टा वी इधर ही रहने देंगे, डेल्टा एक्स और m जो है वो h के नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह आप अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में भी निकाल सकते हैं। मेरा बेटा दूसरा एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी
अनसर्टेनिटी है कि एनर्जी और टाइम की जो अनसर्टेनिटी की प्रोडक्ट है वो एच के इक्वल होगी, या आप इसको एच ओवर 2 पाई भी कह सकते हैं। और मेरा बेटा एच बार की एच की वैल्यू भी याद रखें, 6.63 10 की पावर -34 जाउल सेकंड, और एच बार की भी आप लोगों ने याद रखनी है, वो जाउल सेकंड, ठीक है। 1.05 10 की पावर -34, ये जो एच बार है ये एच ओवर 2 पाई के इक्वल होता है। तो ये हमारा सारा चैप्टर था जी, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का वन शॉट। और इसमें हमने एमडी कैट्स के तमाम टॉपिक्स और जो इंटरलिंक थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। इंशाल्लाह अब इससे बाहर आपको कोई कॉन्सेप्ट भी एमडी कैट में इस चैप्टर में से नजर नहीं आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूं, अब हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने लगा है। तो इस चैप्टर में से अब तक जितने भी पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे अब मैं आपको करवाऊंगा। आप लोगों ने बड़ी तवज्जो से इनको करना है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमडी कैट के पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो सारे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस लेक्चर के अंदर ना सिर्फ आपको डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के तमाम कॉन्सेप्ट्स करवाए गए हैं, अब इसका प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जिनकी मैक्सिमम होती है वो ईवी नॉट होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ईवी नॉट होती है, और तमाम इलेक्ट्रॉन्स के पास ये मैक्सिमम एनर्जी नहीं होती, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट की इक्वल नहीं होती। ये सिर्फ चंद इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, तमाम की नहीं होती। तो डेल्टा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा डियर स्टूडेंट, आगे वो कहता है, टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एफ मस्ट बी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से डियर स्टूडेंट या ज्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये बीटा हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट की इक्वल होती है। बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, फॉर अ मेटल प्लेट एक्स इवन द अल्ट्रा वायलेट रेज फेल टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज ड्यू टू द रीजन। कि अल्ट्रा वायलेट जो फोटोन्स हैं वो एक्सरे, जो वो मेटल एक्स है उसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने में फेल हो रहे हैं। तो उसकी रीजन ये है कि वो जो मेटल एक्स है उसका जो वर्क फंक्शन है, उसका जो मेटेलिक बॉन्ड है, उसकी एनर्जी ग्रेटर है अल्ट्रा वायलेट फोटोन की एनर्जी से। तो इसलिए हमारे पास ये नहीं हो रहा। तो जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट है उसकी एनर्जी बेसिकली ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, तभी होगा, ठीक है। अच्छा आगे वो कहता है, इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी हमारे पास एच एफ उसने बता दी, वर्क फंक्शन फाइव भी उसने बता दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो हमसे पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है फोटोन की जो एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की इक्वल होती है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम ई वी नॉट भी लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन हमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। फोटोन की एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। 20 में से 6 को इधर माइनस करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे ई वी नॉट था, ई से कट जाएगा, तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल 14 वोल्ट आएगा, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो साथ ही हमारे पास वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये चीज आप लोगों ने नोट रखनी है। तो बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। आगे वो कहता है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन। तो डियर स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं। ये मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया भी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्वाड्रपल करेंगे तो ये भी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। आगे वो कहता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द सोर्स इज मूव फर्दर फ्रॉम द इमिटिंग मेटल। अगर आप सोर्स का और मेटल का डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। तो ये डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि सोर्स के डिस्टेंस के स्क्वायर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो करंट जो होता है उसका इनवर्स रिलेशन होता है। तो डेफिनेटली आप लोगों के पास करंट डिक्रीज होगा, उसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सरफेस में से डिक्रीज होने लग जाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे आप सोर्स का डिस्टेंस मेटल प्लेट से बढ़ाते जाएंगे आपकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और इवेंचुअली क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स कम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम इमिट होंगे। आगे वो कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी मेटल की एफ नॉट है, और अगर आप उस पर लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं जो उस थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी का 4 टाइम कम है, यानी एफ नॉट बाई 4 है, तो इंसिडेंट
वेवलेंथ, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होगी? तो बेटा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो वर्क फंक्शन है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट होनी चाहिए, जो आप लाइट स्ट्राइक करवा रहे हो मेटल सरफेस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी इसका चौथा हिस्सा कम है, वो तो थ्रेशोल्ड को ही नहीं मैच कर रही। तो जब लाइट के पास सूटेबल फ्रीक्वेंसी ही नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही नहीं, तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं करेगी। ठीक है, आगे वो कहते हैं व्हेन वी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो फ्रीक्वेंसी जिसकी लेस देन अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कुछ भी नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन नॉट प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है, गैमा रेज पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं करती, बाकी एक्सरेज भी करती हैं और अल्ट्रा वायलेट भी करती हैं। आगे वो कहता है द मोस्ट डोमिनेंट प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन व्हेन फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस। तो डोमिनेंट प्रोसेस अल्ट्रा वायलेट का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये आप लोगों को पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका डोमिनेंट प्रोसेस होता है। ये देखें, अब एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का स्लोप पूछ रहा है, इज अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? तो मैंने आपको एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप था बताया था कि वो प्लांक्स कांस्टेंट होता है, और इसके वही यूनिट्स होते हैं जो एंगुलर मोमेंटम के। तो बोथ ए एंड सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं E इक्वल टू एच एफ, ई ओवर एफ इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, और जो प्लांक्स कांस्टेंट के यूनिट्स डिमेंशन है वही एंगुलर मोमेंटम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू शाइन ऑन अ कैथोड इट बिगन। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम कैथोड, उसके मोनोक्रोमेटिक लाइट कैथोड के ऊपर करते हैं तो जाहिर है वहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ये अल्फा इसका राइट आंसर है। अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल वुड इमिट इलेक्ट्रॉन्स इफ एक्साइटेड बाय फोटोन्स बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड यू वुड इंक्रीज। तो डेफिनेटली अगर आपने थ्रेशोल्ड को करना है क्रॉस, तो आपको फ्रीक्वेंसी ही उसकी इंक्रीज करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो सी राइट आंसर। आगे वो कहता है इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, लाइट मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट है? इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन द सम मिनिमम वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। ये होनी चाहिए द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। आगे वो कहता है द मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो इंसिडेंट ऑफ लाइट की इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आगे वो कहता है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ मेटल। तो मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टाइप ऑफ मेटल से। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग जरा इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को कोशिश करें ट्राई करने की। ये तो बिल्कुल ठीक है, जो आप लोगों की फ्रिक्वेंसी है वो खास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, या जो वेव लेंथ है वो मैक्सिमम वेव लेंथ से हमारे पास क्या होनी चाहिए? कम। तो वो कह रहा है कि ए और सी ये दोनों इनकरेक्ट हैं। अब ए को दोबारा देखें, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन सम मिनिमम वैल्यू, जबकि ये सम मिनिमम वैल्यू से लेस होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सम मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। यहाँ पे वो वेवलेंथ की बात कर रहा था, तो फ्रीक्वेंसी सम मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए जो थ्रेशोल्ड है, मगर वेवलेंथ उधर से मैक्सिमम होती है, तो वो सम मैक्सिमम वैल्यू से लेस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। तो अगर फ्रीक्वेंसी एक खास वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ना, तो उसको वेवलेंथ की फॉर्म में आपने कहना है कि वेवलेंथ एक खास मैक्सिमम वैल्यू से लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से उसने कह दिया था वेवलेंथ ग्रेटर होनी चाहिए जबकि लेस होनी चाहिए थी, तो ये इनकरेक्ट है। फिर सी में वो कह रहा है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ मेटल, जबकि ये टाइप ऑफ मेटल के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंड करती है, अंदर कितनी मेटेलिक बॉन्ड्स है, कितनी स्ट्रेंथ का बॉन्ड है। ठीक है, तो मेटल की टाइप करती है। तो ये हमारे पास ए और सी जो है ना, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप अब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बिल्कुल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे मैक्सिमम एनर्जी नहीं डिपेंड करती बल्कि फ्रिक्वेंसी पे करती है। ठीक है, तो ये ठीक है, ए और सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। आगे वो क्या, अब ये देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, एंड पे वो आपसे पूछ के आ रहा है ऑन व्हाट डज दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड। वो कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो सोर्स पे पड़ रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये वो, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप बेटा याद रखना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की मेटल पे डिपेंड करती है, मेटल की टाइप पे, वर्क फंक्शन पे, उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड किस तरह का है, और लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। तो अब आप देख लो, ये अब देखो ना कि जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मेटल पे डिपेंड करती है, टिक लगा हुआ है, ठीक है,
फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करती है, बिल्कुल ठीक है, मगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती। तो बीटा इज द राइट आंसर। तो इस तरह बड़ी स्टेटमेंट से आपने घबराना नहीं, अपने डायरेक्ट अंदर से देखना कि वो पूछ क्या रहा है। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट लाइन में बताया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। आगे जी वो कहता है टू बीम्स है हमारे पास ए और बी ऑफ लाइट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी falling upon the same metal surface causing photo emissions of electrons. The photoelectric current produced by A is 16 times that produced by B. तो A से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है वो 16 टाइम्स है B का। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ए बीम का 16 टाइम है बी वाली बीम का। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इनके एम्पलीट्यूड की, इन बीम्स के एम्पलीट्यूड की रेशो क्या होगी। तो मेरे बेटा याद रखो, ये तो आपको वो बता रहा है कि बीम ए का जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बीम बी के फोटो इलेक्ट्रिक करंट का 16 टाइम्स है। एक बात, तो अब हमें पता है कि करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ए 16 टाइम्स होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बी का। अगर करंट ए लाइट का बी से 16 टाइम्स है तो ए लाइट की इंटेंसिटी भी बी लाइट की इंटेंसिटी का 16 टाइम्स होगी। आगे बेटा हमें पता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहां से अगर मैं एम्पलीट्यूड को सेपरेट करूं तो उसका इंटेंसिटी रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और इधर उसने एम्पलीट्यूड की हमसे पूछी है डियर स्टूडेंट्स रेशो। तो अब देखो ए का एम्पलीट्यूड और बी का एम्पलीट्यूड, और उधर इंटेंसिटी ए की आ जाएगी, बी की इंटेंसिटी आ जाएगी, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट, इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब अगर हमारे पास इंटेंसिटी ए बीम का 16 टाइम्स है बी वाली इंटेंसिटी का, तो ये मैं लिख सकता हूं कि ए बीम की जो इंटेंसिटी है वो बी बीम वाली इंटेंसिटी का 16 टाइम्स है, तो जो मैं 16 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ बी बीम लिख दूंगा, और नीचे आई बी एज इट इज, और यहां से आई बी से काट जाएगा 16 का रूट 4:1। तो इनकी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेशियो आ जाएगी वो 4:1। इस क्वेश्चन को आपने देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। आगे वो कहता है टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो वो डियर स्टूडेंट उसके जो वर्क फंक्शन है उसके कम से कम इक्वल होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड्स विच नेचर ऑफ लाइट, तो ये पार्टिकल नेचर करता है प्रोवाइड। आगे वो कहता है इनवर्स प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सरेज होता है। मेरे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लाइट को कन्वर्ट करते हैं करंट में, और एक्सरेज के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं करंट को लाइट के अंदर। उसके बाद वो कहता है द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय, तो ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से हमें इलेक्ट्रो क्वांटम थ्योरी से, यानी जो फोटोन का कॉन्सेप्ट आया था E=hf, इसने एक्सप्लेन किया था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो ये वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे भी, और वेव लेंथ की भी। मैंने बता भी दिया वेव लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले डिस्कवर हर्ट्स ने किया था। व्हाट एनर्जी वुड अ फोटोन ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन है, एनर्जी निकालनी है। तो ये रिलेशन मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे, E=hc/λ, एच की वैल्यू लिखे, सी की लिखे। वेवलेंथ आप देखें ना 18 10⁻³ नैनोमीटर है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो ये -3 तो 10⁻12 हो जाएगा। मेरा बेटा 6×3 = 18 होता है, ये 3 3 से कट जाएगा, अब सिर्फ 10 की पावर डील करें। ये -12 8 में जाके प्लस हो जाएगा तो 10⁻20, और ये 10⁻34 है, तो ये 10⁻34 प्लस 20 करेंगे तो 10⁻14। तो ये हमारे पास आएगा जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। आगे बेटा देखो एक मेटल एन है, उसको इल्यूमिनेट किया गया ब्लू और ग्रीन रेडिएशन के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मेजर की गई। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए होगी? तो मेरा बेटा आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप ये वेब गियर में देखो ना तो राइट साइड पे जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती है मेरा बेटा, राइट साइड पे इधर को जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती है। तो अब आपके पास लाइट्स कौन कौन सी हैं, एक ब्लू है और दूसरी कौन सी है, ग्रीन है। ठीक है, तो ये वाली ब्लू है और ये वाली ग्रीन है, मतलब ग्रीन वाले की वेवलेंथ ज्यादा है। अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। तो उसने किस में पूछा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके लिए होगी, तो वो हमारे पास ब्लू के लिए होगी। ठीक है, तो मोर विद ब्लू लाइट, आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। आगे वो कहता है फोटोन की एनर्जी 7.2 है, एनर्जी ऑफ फोटोन, और वर्क फंक्शन भी उसने बता दिया 3.8, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है। तो मेरा बेटा फोटोन की एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है वर्क फंक्शन प्लस रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम बन जाती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह मैं EV0 भी लिख सकता हूँ। अब मैं वैल्यूज प्लग इन करूंगा, यहाँ से मैंने V0 निकालना है, 5E में से जाके माइनस हो जाएगा, E डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने E की वैल्यू पुट करनी है, वो कितनी है 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5 की कितनी थी 3.8, और नीचे E एज इट इज 7.2 में से 3.8 माइनस
करें तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे भी इलेक्ट्रॉन 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 से कट जाएगा तो 3.4 वोल्ट हमारे पास इसका आ जाएगा। आगे मेरे बेटा अगर आप देखो ना तो वो कहता है थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी एक मेटल की एफ नॉट है। व्हेन लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज जीरो। हाउ विल इट इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी इफ स्पीड ऑफ लाइट इज डबल। तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट तो डबल हो ही नहीं सकती, ये नॉट पॉसिबल, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये हमारे पास। अच्छा उसके बाद अगर आप देखें व्हेन वी डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट साइड दैट द फोटोन हैज फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है आप फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करें भी तो डियर स्टूडेंट जो आप लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता बल्कि वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा। आगे मेरा बेटा वो कह रहा है कि 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मेटल से। अल्ट्रा वायलेट फोटोन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक अ मेटल इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी भी उसने बता दी है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन वो पूछ रहा है। तो अगर आप इक्वेशन बेटा लिखते हैं, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है, तो आप लोगों को वर्क फंक्शन की भी वैल्यू गिवन है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की भी, तो इनको ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। आगे वो कहता है इफ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज क्वाड्रपल। तो बेटा जाहिर है इंटेंसिटी अगर 4 टाइम बढ़ाई है तो हमारे पास जो उसका करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी कितना हो जाएगा 4 टाइम, और फ्रीक्वेंसी 4 टाइम बढ़ाने से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो एग्जैक्टली 4 टाइम तो नहीं बढ़ेगी मगर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एफ माइनस एफ नॉट वो आगे काइनेटिक एनर्जी को मिलती है, क्योंकि एफ नॉट वर्क फंक्शन में यूज हो जाती है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी में से एफ नॉट तो वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगी, तो एफ माइनस एफ नॉट जो हो वो काइनेटिक एनर्जी बनती है, तो इसलिए ये एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी 4 टाइम करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम नहीं होगी। अच्छा उसके बाद बेटा आगे अगर मैं आप लोगों को लेकर जाऊं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटो इमिसिव प्लेट इज हाफ, अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो मेरा बेटा अब अगर आप देखो ना तो ये हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल होती है, एच इंटू एफ माइनस एफ नॉट के, यही फार्मूला है ना। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी हाफ करते हो तो ये तो माइनस में चला जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अनचेंज रहेगा, नेगेटिव में ये काइनेटिक एनर्जी नहीं जाएगी। आगे वो कहते हैं द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एट अ डिस्टेंस 2 मीटर एंड 4 मीटर ऑफ अ लाइट सोर्स और I1 एंड I2, फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसने बता दिया 2 मीटर पे, सोर्स से 2 मीटर पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट I1 है और लाइट के सोर्स से 4 मीटर पे I2 है। वैल्यू ऑफ I1 ओवर I2 कितना होगा। तो ये अब मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस जो होता है ना लाइट के सोर्स का डिस्टेंस उसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इनवर्स के साथ स्क्वायर रिलेशन है, ठीक है। अब देखो I1 ओवर I2 ये इक्वल होगा R2 ओवर R1 के, R2 कितना है 4, R1 कितना है 2, 4/2, यानी ये वाला फार्मूला मैंने यूज किया है, ठीक है। तो 4/2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस कोरिस्पोंडिंग टू फ्रीक्वेंसी इज नोन है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। आगे वो कहता है व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक सेल देन द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। इफ द डिस्टेंस डबल कर दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। बेटा याद रखो स्टॉपिंग पोटेंशियल सोर्स के डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है सोर्स के डिस्टेंस से, तो ये 1 वोल्ट ही रहेगा। आगे वो कहता है व्हेन इंडिगो लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय इट बट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड बाय ग्रीन लाइट, by which of the following radiation the photoelectric emission will be possible। अच्छा ग्रीन लाइट से नहीं इमिट हुए, ठीक है, ये विब गियर अगर आप याद रखें, वेब गियर, ठीक है, तो ग्रीन इधर अब इधर जाते हुए ना वेवलेंथ बढ़ता है, राइट साइड पे इधर जाते हुए वेवलेंथ बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है इधर जाते हुए कम, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है। अच्छा अब अगर ग्रीन पे नहीं इमिट हुआ तो आगे जाते हुए फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, तो इसका मतलब अगले वालों पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। पीछे वायलेट इंडिगो और ब्लू रह गए हैं, ठीक है, कौन से हमारे पास रह गए, इंडिगो पे तो हो रहा है, तो इसका मतलब और फिर किस पे होगा, वायलेट के ऊपर, फिर ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा आगे अगर हम देखते हैं ना द वर्क फंक्शन ऑफ अ सबस्टांस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन भी दे दिया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम दिस सबस्टांस इज अप्रोक्सीमेटली।
अब बताएं जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होगी, तो उसके लिए हमारे पास जो वर्क फंक्शन का फार्मूला है वो एच एफ नॉट है। और अब अगर आप देखो ना, तो मैं इसको अगर रिप्लेस कर दूं सी ओवर लैम्डा मैक्सिमम से फ्रीक्वेंसी को, तो यहां से अब आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये यूज करें। आप लोगों से जब भी वो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ पूछेगा ना मेरा बेटा, तो ये वाला फार्मूला याद रख लें। 1240 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से बस आप वैल्यूज प्लग इन कर लो, वर्क फंक्शन की उसने बताई हुई है लैम्डा मैक्सिमम साइड पे करें, वर्क फंक्शन इधर आके डिवाइड होगा 3 1240 से कट के। तो ये आप देखोगे तो ये 4 4 3 4 3 1 4 4 1 3 10⁻⁹ साइंटिफिक नोटेशन में करूंगा तो 4.1 10⁻⁷ मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। आगे वो कहता है सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शंस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द रेशियो ऑफ देयर कट ऑफ वेवलेंथ। मेरे बेटा, वर्क फंक्शन और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। यहां से अब हम इनकी रेशियो बना लेते हैं। सोडियम के वर्क फंक्शन की कॉपर की वर्क फंक्शन से अगर मैं रेशियो बनाऊं, तो नीचे सोडियम की वेवलेंथ आ जाएगी, ऊपर कॉपर की, तो इनके वर्क फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उनकी रेशियो निकालनी है। अब सोडियम का वर्क फंक्शन 24 है और कॉपर का 6 है। 24/6 इधर इनकी कट ऑफ वेवलेंथ आ जाएंगी। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6/1, तो 6:1। ये हमारे पास आंसर है। आई होप डियर स्टूडेंट्स इधर से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अच्छा, आगे कॉम्पटन इफेक्ट किससे एसोसिएटेड है, तो बेटा याद रखो कॉम्पटन इफेक्ट एक्सरेज देती हैं। आगे अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट द स्कैटर्ड फोटोन हैज, तो याद रखें इसकी ग्रेटर वेवलेंथ होती है इंसिडेंट फोटोन से। इसी तरह फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल होगी कॉम्पटन वेवलेंथ के, तो ये मैंने फार्मूला में आपको बताया था। ये कॉम्पटन शिफ्ट है और ये कॉम्पटन वेवलेंथ है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे जब थीटा 90 डिग्री होगा। कॉस 90 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका 90 डिग्री आंसर है। और उसके बाद मेरा बेटा ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें ये भी याद रखें 180 डिग्री पे कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होती है, मैंने पीछे बताया है। और उसके बाद 60 डिग्री पे कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो हाफ होती है कॉम्पटन वेवलेंथ का। वैल्यू ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ कितनी है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 2.43 10⁻⁻12, और उसको हम पीको भी लिख सकते हैं। आगे वो कहता है फॉर विच एंगल कॉम्पटन शिफ्ट बिकम्स मैक्सिमम, तो वो 180 डिग्री का एंगल है। 180 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, 2 टाइम। आगे वो कहता है कॉम्पटन शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन व्हेन इट इज स्कैटर्ड एट 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे ये हाफ होगी, ठीक है, यानी cos 60 पुट करें ना, तो आप देखेंगे कि cos 60 डिग्री पे ये हाफ हो जाएगी। cos 60 1/2 माइनस 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो जो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट है ये कॉम्पटन वेवलेंथ का क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी 60 डिग्री पे। आगे वो कहते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग द चेंज इन द वेवलेंथ इज गिवन बाय, तो ये उसका फार्मूला है सीधा सीधा गिवन। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ, तो ये कब इक्वल होंगे, जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा। ये पिछले ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कॉम्पटन इफेक्ट्स हमारे पास कौन शो करता है, एक्सरेज शो करती हैं, और वो फोटोन्स हैव मोमेंटम, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट्स शोज दैट फोटोन्स के पास मोमेंटम है, बिल्कुल मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, ठीक है। वो जब हमारे पास इनका कोलिजन होता है ना, जो हमारे पास ये टारगेट के ऊपर आके जब तो स्कैटर्ड वेवलेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, तो उस वजह से हमारे पास एनर्जी क्या हो जाती है फोटोन की, कम होती है, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को दे दी होती है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है। तो ये मेरा बेटा सारा हमारा था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। डियर सर, मैंने बड़ी एफर्ट से आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। ये आप लोगों ने इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ भी करना है, और अपने कॉलेज के ग्रुप के अंदर भी इन लेक्चर्स को शेयर करना है। बायो का भी हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और फिजिक्स का भी, और इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी करवाई जाएगी। और इसके साथ डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम पास पेपर एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर देंगे जैसे ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों से भी शेयर करें अपने कॉलेज के ग्रुप के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।